ओके, सो SK वॉल्यूम 2 सर्जरी पेपर नंबर 3 है। अ पेशेंट विद नेक स्वेलिंग विच प्रोट्रूड्स विद स्वेलोइंग। ठीक है, तो उसको नेक स्वेलिंग है और प्रोट्रूड हो रही है वो आपके साथ स्वेलोइंग के साथ। तो इसमें आपने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या करनी होगी? तो पहले यू हैव टू डायग्नोज दिस। अ नेक स्वेलिंग दैट प्रोट्रूड्स विद स्वेलोइंग इज सम सॉर्ट ऑफ अ थायराइड मास। ठीक है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड नेक करवाते हैं। ये नेक स्वेलिंग जो प्रोट्रूड होता है विद स्वेलोइंग, ये हाईली सजेस्टिव है ऑफ अ थायराइड मास। इसमें इनिशियली आप क्या करते हो? यू डू अल्ट्रासाउंड नेक। ये इनवेसिव है, इनएक्सपेंसिव है एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन ऑन द साइज, कंसिस्टेंसी एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द मास। फिर है मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ जापान। तो जापान में आपके साथ सबसे ज़्यादा स्टमक कैंसर होता है क्योंकि वो गड़बड़ खुराक खाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकली एंड करंटली उनको स्टमक कैंसर ज़्यादा होते हैं। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हैज़ अ वेरी हाई इंसिडेंस इन जापान एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज़, though incident rates are failing globally. While other cancers like colorectal and lung are also common, stomach cancers often remain the most prevalent. तो आपने याद रखना है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जापान में सबसे ज़्यादा है। 35-year-old woman undergoes submandibular gland excision. During the procedure, a surgeon is careful to avoid injury to nerve. What is the most reliable landmark for identifying the nerve? तो 35-year-old woman जिसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड की एक्सिजन हुई है, शी इज़ गोइंग अंडर अ प्रोसीजर और सर्जन शुड बी केयरफुल कि वो किस नर्व को वो अवॉइड, ही शुड अवॉइड इंजरिंग। ठीक है, तो दैट इज़ योर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, क्योंकि सबमैंडिबुलर ग्लैंड में एक्सिजन में सर्जन इज़ केयरफुल टू प्रोटेक्ट द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, ये नर्व आपके साथ इट इज़ फाउंड इमीडिएटली इंफीरियर टू द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल 1 to 2 centimeter below it. The inferior border of the mandible is most reliable surgical landmark to identify and protect this nerve. Anterior to third tongue loss of taste sensation. So taste sensation are carried by the chorda tympani, which are branch of facial nerve. और जनरल सेंसेशन में लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। पेशेंट पोस्टीरियर 1/3 लॉस हैज टेस्ट सेंसेशन। पोस्टीरियर 1/3 में आपके साथ ग्लोसोफेरिंजियल होता है। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग की बात आ जाए फिर आपने वेगस लिखना है। कोरोनरी साइनस इज़ डेवलप्ड फ्रॉम, तो कोरोनरी साइनस डेवलप होता है लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस से। कोरोनरी साइनस जो है ये मेन वेन है हार्ट में। ठीक है, और ये डेवलप होता है फ्रॉम द लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस। राइट हॉर्न जो है वो आपके साथ इट इज़ राइट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, जो लेफ्ट हॉर्न होता है वो आपके साथ कोरोनरी साइनस से बनता है। ठीक है, मेन वेन फॉर द हार्ट जो है कोरोनरी साइनस है, ये लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसिस से बनता है। जो राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसिस है वो आपके साथ राइट एट्रियम में पड़ा होता है टू फॉर्म द साइनस वेनेरम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन पेशेंट काउंसलिंग में कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है? दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, आपने एक्टिवली लिसन करना होगा ताकि आपको पेशेंट के सारे क्यूरीज, कंसर्न्स, फियर्स और नीड्स के बारे में पता चल जाए। क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर सर्जरी, तो इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई तो उसमें आपने 2% ग्लूट्रल्डिहाइड यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा फिर है नर्स वॉचेज अ न्यू इंटर्न पासिंग इन IV लाइन, विच स्टेप इफ स्टॉप कैन डिक्रीज इन्फेक्शन, तो दैट इज़ वॉशिंग हैंड्स आफ्टर ग्लव्स रिमूवल। तो कौन सा स्टेप अगर वो करेगा, वो नर्स अडेप्ट करेगी तो उसमें डिक्रीज इन्फेक्शंस होंगे, दैट विल बी वॉशिंग ऑफ हैंड आफ्टर ग्लव रिमूवल। ठीक है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म and decrease infection in proper hand hygiene is proper hand hygiene, washing hands immediately after removing gloves
is essential because gloves may have microscopic tears or hands can become contaminated during removal process. ठीक है, फिर है passing a CVP line to a patient. Which step will the nurse perform first? तो she will wash hands with alcohol plus chlorhexidine. फिर है 55-year-old comatose patient hemodynamically unstable है, heart rate 130 है, having massive internal abdominal bleed. उसको massive internal abdominal bleed है, उसको emergency लेप्रोटमी भी चाहिए. ठीक है, तो कौन सी एनेस्थीसिया देनी है? यू हैव टू गिव केटामीन. आपने पेशेंट जो है अनस्टेबल है, मैसिव ब्लीडिंग है, तो केटामीन मोस्ट अप्रोप्रिएट एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस है बिकॉज ये एनाल्जीसिया और एनेस्थीसिया दोनों प्रोवाइड करता है, ऑफन मेंटेनिंग और इवन स्लाइटली इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट विच इज़ क्रूशल इन शॉक स्टेट. जो प्रोपोफोल और थायोपेंटाल है वो आपके साथ सेवेयर हाइपोटेंशन कॉज करवाते हैं. ठीक है, तो उनको आपने अवॉइड करना है, ये ऑलरेडी हाइपोटेंसिव है, तो आपने इसमें देना है केटामीन. 28-year-old female presents with ptosis and diplopia worse in the evening. To confirm the diagnosis, which drug is used? तो टोसिस डिप्लोपिया मिस्थीनिया ग्रेविस की बात कर रहे हैं, वर्स हो रहा है इन द इवनिंग, तो इसमें आप एडोरफोनियम देते हो, टेंसिलॉन टेस्ट करवाते हो. ठीक है, उसमें एडोरफोनियम यूज़ होता है. अच्छा, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि सिम्टम्स ऑफ डिप्लोपिया फैटीग जो है क्लासिक फॉर मिस्थीनिया ग्रेविस है. ठीक है, टेंसिलॉन टेस्ट यूज़ होता है जिसमें आप एडोरफोनियम यूज़ करते हो जो कि शॉर्ट एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है. अगर इसके साथ सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए तो आपके साथ मिस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोस कंफर्म हो जाएगी. ठीक है, और ये एक लॉन्ग टर्म ओरल ट्रीटमेंट भी है. ठीक है, एंटीबॉडी अगेंस्ट प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल. मिस्थीनिया ग्रेविस के बारे में याद रखो कि दीज आर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक. प्री साइनेप्टिक और कैल्शियम चैनल की बात आ जाए तो आंखें बंद करके लैम्बर्ट ईटन. ठीक है, 25-year female with spontaneous nose plus mucosal bleeding lab shows platelet of 5 into 10 power 9, no prior history of thrombocytopenia or bleeding disorder. Most appropriate initial management क्या होगा? अभी 25-year फीमेल है, उसको नोज़ प्लस म्यूकोजल ब्लीडिंग है, प्लेटलेट काउंट बहुत कम है और कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आपने इसमें क्या चीज़ देना है? यू विल गिव IVIG. ठीक है, तो IVIG आपने देना है. ये यंग फीमेल सडन ऑनसेट ऑफ लो प्लेटलेट स्पॉन्टेनियस ब्लीड जो है आपके साथ ITP की तरफ जा रहा है, और ITP में आप क्या देते हो? यू गिव IVIG. ठीक है, सच लो प्लेटलेट काउंट जो है और एक्टिव ब्लीडिंग भी है, तो आपने इमीडिएटली उसको जो है IVIG देना है और हाई डोज स्टीरॉइड्स टू रेज द प्लेटलेट काउंट. प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो है आप इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन ITP अनलेस देयर इज़ लाइफ थ्रेटनिंग हेमोरेज, as the transfused platelets will also rapidly be destroyed by the antibodies. 26-year male lab show sperm count. ठीक है, labs show low sperm count. When will we repeat the test? तो हम टेस्ट को कब रिपीट करेंगे? We will repeat the test after 12 weeks. ठीक है, semen analysis for sperm count should be repeated after 2 to 7 days. A time interval at least 3 months, 12 weeks. This time frame is necessary to account for the natural variation in sperm production and to ensure that the initial low result is truly representative of the family's fertility status. फिर है 45-year male presents with high blood pressure. He is non-diabetic. Labs पे आपको renal functions normal नज़र आ रहे हैं. CT adrenal जो है it shows a left adrenal mass. What is the electrolyte abnormality? तो adrenal mass है, तो adrenal जो है इसका काम होता है एडिसन के साथ, उसमें आपको हाइपरकेलीमिया मिलती है, लेकिन ये
एडिसन, ये एड्रीनल इंसफिशेंसी है, ठीक है। एड्रीनल इंसफिशेंसी में आपके साथ नॉन डायबिटिक है, उसका नॉर्मल रीनल फंक्शन है। एड्रीनल शोज़ लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड मास, अच्छा एड्रीनल कोई मास है, ठीक है। तो एडिनोमा हो सकती है, ठीक है, उसमें आपके साथ हाइपोकेलीमिया होता है, ठीक है। हाइपरटेंसिव नॉन डायबिटिक पेशेंट विद एड्रीनल मास, अच्छा ये प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म की तरफ जा रहा है। तो प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म क्या होगा कि ये नॉन डायबिटिक पेशेंट में हाइपरटेंसिव है और नॉन डायबिटिक पेशेंट है, उसको एड्रीनल मास डेवलप हुआ, यू शुड थिंक प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें कौन सिंड्रोम आता है, उसमें आपके साथ अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा होता है, ठीक है। तो ये मुझसे भूल गया था, ठीक है। एक्सेस अल्डोस्टेरोन कॉजेज द किडनी टू रिटेन सोडियम, अच्छा हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में कौन होता है, उसमें आप याद रखो हाइपरटेंशन, हाइपोकेलीमिया, ठीक है। हाइपरटेंशन होगा इसमें और हाइपोकेलीमिया होगी, ठीक है। और जो आपके साथ एडिसन होता है उसमें हाइपोटेंशन और हाइपरकेलीमिया होती है, ठीक है। तो कॉन्स में आपके साथ अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा होगा, एक्सेस अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा and it will cause the kidney to retain sodium and excrete potassium and hydrogen ions। तो आपके साथ क्या होगा, हाइपरटेंशन, हाइपोकेलीमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। तो एक्सेस अल्डोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, किडनीज़ में सोडियम को रिटेन करवाता है, एक्सक्रीट पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयन, और पोटाशियम हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करेगा। पोटाशियम विल कॉज हाइपोकेलीमिया, हाइड्रोजन विल कॉज अल्कलोसिस, ठीक है। 36 year old woman post total thyroidectomy presented to us। 36 year old woman है, उसको थायरॉयडेक्टमी हुई है, अभी आई है विद पेरीओरल नमनेस, ठीक है। पेरीओरल नमनेस आ गया और टिंगलिंग इन हर फिंगर, तो ये हाइपोकैल्सीमिया की तरफ जा रहा है, इसमें आप कैल्शियम देखोगे, ठीक है। अच्छा, पेरीओरल नमनेस, पैरेस्थीसिया इन फिंगर आर क्लासिक साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। दिस इज़ अ कॉमन complication after total thyroidectomy due to inadvertent removal of damage to the adjacent parathyroid gland which leads to low parathormone, उसकी वजह से लो कैल्शियम होता है। आयनाइज्ड कैल्शियम जो है आपके साथ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में होता है, एंड द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट उसके लिए हम सीरम कैल्शियम लेवल करेंगे। 32 year old woman जो है presented 6 months after complicated postpartum hemorrhage। She has symptoms of inability to lactate, she is low energy, which hormone is responsible for her, तो लो एनर्जी है, उसको जो है 6 मंथ से पोस्टपार्टम हेमोरेज है, ठीक है, और इनएबिलिटी टू लैक्टेट है, शीहान सिंड्रोम की तरफ जा रहा है जिसमें ACTH इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इनएबिलिटी टू लैक्टेट इज सजेस्टिव ऑफ शीहान सिंड्रोम, ठीक है। तो इस शीहान में आपके साथ क्या होगा, यहाँ पे आपके साथ इसमें जो होगा, इनएबिलिटी टू लैक्टेट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोलैक्टिन सेल्स, लो एनर्जी फैटीग जो है इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ TSH, ACTH जो है इसमें आपके साथ लीडिंग टू एड्रीनल इंसफिशेंसी, तो लो एनर्जी होगी, लो TSH होगा, लो ACTH होगा। लॉस ऑफ ACTH जो है सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी भी कॉज करवाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखो। अच्छा, TB पेशेंट PPD स्किन टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो TB टेस्ट जो है दैट इज़ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। एमॉर्फस डेंसिटी आपके साथ इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होती है, इसका भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। 13 year old फीमेल हैविंग गैलेक्टूरिया एंड हेडेक, तो उसमें आपको गैलेक्टूरिया और हेडेक है तो यू विल फाइंड इंक्रीज इसिनोफिल्स, ठीक है। गैलेक्टूरिया जो है इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेस प्रोलैक्टिन, हेडेक आपके साथ इज़ ड्यू टू प्रेशर exerted by the pituitary mass on the surrounding structure। This condition is called hyperprolactinemia, often secondary to prolactinoma। eosinophils जो है
उसको हम एसिडोफिल्स बिकॉज दे आर एसिडिक स्टेन आर सेल टाइप्स दैट प्रोड्यूस एसिडिक प्रोटीन हार्मोन्स, जिसमें प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ये चीज़ें होंगी। 60-year-old male visit a dentist. He complains he cannot place his dentures properly. Also, he has tremors and rigidity. Dentists send him to neurologist. He has what type of problem in the nucleus of CNS? So that is that he have a problem in the substantia nigra because आपको क्या नज़र आ रहे हैं, उसको ट्रेमर्स है, रिजिडिटी है, ठीक है। तो दिस इज़ अ लीजन इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा, सिम्टम्स ऑफ रिजिडिटी है, ट्रेमर्स हैं जो आपको पार्किंसन में मिलते हैं, उसमें आपके साथ सब्सटेंशिया नाइग्रा इज़ इन्वॉल्व्ड। 20-year-old male has complained of loss of vibration and proprioception in the lower limbs। तो मैंने आपको कहा था ग्रेसी लेग्स से याद रखना है, फैसिलिस ग्रेसिलिस होगा लोअर लिम्स में। अच्छा, 30-year man present with difficulty in dorsiflexion of the foot after knee injury। dorsiflexion नहीं कर सकता। the sensation of the foot is intact, which nerve is? तो PED, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व होगा, लेकिन इसमें dorsiflexion of the foot is primarily performed by the muscle of the anterior compartment of the leg, which are supplied by the deep fibular or deep peroneal nerve, ठीक है। तो ये common peroneal wraps around the neck of the fibula and is often injured in knee trauma leading to foot drop। उसमें भी loss of dorsiflexion होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा था कि अच्छा सेंसेशंस वर इंटैक्ट, इसके ऊपर मैंने ख्याल नहीं किया। फुट में आपके साथ सेंसरी सेंसेशंस आर इंटैक्ट, द सेंसेशंस वर इंटैक्ट इन द फुट, ठीक है। तो अगर फुट में इंटैक्ट है तो इसका मतलब है कि कॉमन पेरोनियल नहीं हुआ, ये आपके साथ डीप पेरोनियल बन गया, क्योंकि डीप पेरोनियल जो है वो आपके साथ क्या करता है, वो आपके साथ is primarily performed supplied by deep fibular nerve। कॉमन पेरोनियल तो आपके साथ ऊपर होता है, और अगर टोज़ और फुट की बात आ जाए उसमें डीप पेरोनियल होता है। कॉमन पेरोनियल आपके साथ नी ट्रॉमा में होता है, ठीक है, और फुट ड्रॉप कॉज करवाता है। डीप फिबुलर नर्व जो है इसमें मोटर फंक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपके साथ डोर्सिफ्लेक्शन लॉस होगा और कॉमन पेरोनियल में भी, लेकिन फिर नी और फुट पे देखना है। अगर आपको वो कहें कि टोज आर इन्वॉल्व्ड या फुट्स आर अप, ठीक है, लिफ्टिंग द फुट अप, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट डीप फिबुलर नर्व। Diabetic patient presents with hypoglycemic symptom, which drug is responsible? तो डायबिटिक पेशेंट है, उसको हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स हैं। हाइपोग्लाइसीमिया सल्फोनाइल यूरियास कॉज करवाते हैं, जिसमें आपके साथ ग्लिमिपिराइड आता है, ठीक है। सल्फोनाइल यूरिया जो है ग्लिमिपिराइड है। दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द पैंक्रियाटिक बीटा सेल टू रिलीज मोर इंसुलिन, ठीक है। और मेटफॉर्मिन और SGLT2 जो है वो आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती। मेटफॉर्मिन कॉज इज लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड हैविंग इंग्वाइनल स्वेलिंग विच मूव्स डाउनवर्ड्स ऑन ट्रैक ऑफ द टेस्टीज, ऑन ट्रैक्शन ऑफ द टेस्टीज, व्हाट इज़ द डायग्नोज? इंग्वाइनल स्वेलिंग है और मूव्स डाउनवर्ड ऑन ट्रैक्शन ऑफ द टेस्टीज, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या चीज़ हुई? ये आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गई, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कॉमन कॉज ऑफ इंग्वाइनल स्वेलिंग इन चिल्ड्रन वेयर एब्डोमेन कंटेंट पास थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग इन द इंग्वाइनल कैनाल एंड पोटेंशियली द स्क्रूटम। डायग्नोस्टिक साइन इसका क्या होगा कि स्वेलिंग इज कनेक्टेड टू द ट्यूनिका विजाइनालिस ऑफ द टेस्टी। अगर आप causing it to move downward when the testy is pulled gently, ठीक है। अगर आप टेस्टिस को जेंटली पुल करोगे अपवर्ड तो इसमें क्या होगा कि ट्यूनिका विजाइनालिस जो है इट विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है।
तो ये साइन हम इसमें देखते हैं। अगर आप टेस्टी को लिफ्ट करते हो, ठीक है, तो जो स्वेलिंग आपको नज़र आती है जो आपके साथ ट्यूनिका वजाइनालिस के साथ कनेक्टेड होती है, वो आपके साथ क्या होगी, वो आपके साथ डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। तो ये कंफर्म करता है कि दिस इज़ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन द रिलेशन विद द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। अगर उसके लेटरली हो तो इनडायरेक्ट होती है, मीडियली हो तो डायरेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्ट आपके साथ हैसेलबैच ट्रायंगल के थ्रू भी पास होती है पोस्टीरियर डिफेक्ट में। विच सेल्स किल कैंसर्स एंड वायरली इन्फेक्टेड सेल्स दैट आर योर नेचुरल किलर सेल्स। तो ये हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया इसके 21 में। एन एथलीट डूइंग चिन अप मूव्स हिज हैंड अबव हिज शोल्डर। तो कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है चिन अप के लिए? आपका लेटिस्मस डोर्साई इज़ इन्वॉल्व्ड। जिम वालों को ज़्यादातर पता होता है इन मसल्स के बारे में। तो अगर आप चिन अप्स करते हो तो उसमें आप अपना लैट्स जो है ये पीछे बैक साइड पे भी आया होता है, ठीक है। तो आप लैट्स लेटिस्मस डोर्साई को पावरफुल बना रहे हो, ठीक है। विच वन इज़ अफेक्टेड इन लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आपके साथ उन्होंने इंटेस्टाइन की बात की तो उसमें आपने माइक्रोविलाई लिखना है। अगर लंग्स की बात हुई तो उसमें सीलिया होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन रेट वाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन इज़, तो दैट इज़ 27%। अच्छा, 2 year old child with recurrent respiratory tract infection, chronic cough and failure to thrive, also having diarrhea। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, सारा का सारा सिनेरियो। वुमेन विद ट्रॉमा टू हिप, फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ फीमर, आर्टरी डैमेज इज़ अ ब्रांच ऑफ। तो आर्टरी जो डैमेज है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ योर मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। आपके साथ जो ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड नेक ऑफ फीमर होती है एडल्ट्स में दैट इज़ मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हुआ फीमोरल नेक का और हेड का तो इट विल डिसरप्ट दिस आर्टरी और एवेस्कुलर नेक्रोसिस, और उसकी वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है फीमर हेड की, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि मेन ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड नेक ऑफ फीमर इन एडल्ट्स, ठीक है, तो उसमें आपने मीडियल सर्कमफ्लेक्स लिखना है, ठीक है। एडल्ट्स में आपने मीडियल सर्कमफ्लेक्स लिखना है। चाइल्ड में भी एक है, वो अभी मुझसे आई एम कंफ्यूजिंग इट विद टू थिंग्स। एक ऑब्टूरेटर आर्टरी है, एक आर्कुएट आर्टरी है। तो चिल्ड्रन में इन दोनों में से एक होता है। आई थिंक इट्स ऑब्टूरेटर, सही है, लेकिन ये अपने लिए कंफर्म कर लें। इंजरी टू द सर्वाइकल एरिया, द पेशेंट इज़ प्रेजेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इंजरी टू विच नर्व। तो अगर सर्वाइकल एरिया में इंजरी ही हुई है और पेशेंट प्रेजेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सो द इंजरी इज़ टू द फ्रीनेक नर्व, ठीक है। 45-year-old male presents with sudden left-sided weakness. He is a complete loss of motor function on the left side, but sensory function is intact. तो लीजन कहाँ है? इंटरनल कैप्सूल में है, ठीक है। लीजन इज़ इन योर इंटरनल कैप्सूल। पेशेंट ऑन एंटी डायबिटिक ड्रग, उसको पोलीयूरिया एंड फ्रीक्वेंसी है तो आपने ग्लिफ्लोजिन देना है, ठीक है। ग्लिफ्लोजिन जो है डापा है और एम्पा ग्लिफ्लोजिन है, ठीक है। एम्पा इस कार्डियो प्रोटेक्टिव, इसके बारे में ये याद रखो। दूसरी बात है जो आपके साथ पोलीयूरिया और फ्रीक्वेंसी कॉज करवाती है दैट इज़ ग्लिफ्लोजिन्स, ठीक है। अच्छा, ये इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन द यूरिन, ग्लूकोज यूरिया करवाती है, पुल्स वाटर अलॉन्ग विद इट ड्यू टू ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से पोलीयूरिया और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट ऑन SGLT2 इनहिबिटर प्रेजेंट्स विद यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। पेशेंट को SGLT2 इनहिबिटर दिया है, उसको यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई। इसका मैकेनिज्म क्या है कि देयर इज़ डिक्रीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसमें आपके साथ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। SGLT2 इनहिबिटर क्या करता है? इट डिक्रीजेज द ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल,
The result, high glucose concentration in the urine, creates osmotic diuresis leading to increased urinary वॉल्यूम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, SGLT2 मैं दे देता हूँ। ये आपके साथ एंटी डायबिटिक्स आ गए। ठीक है, तो एंटी डायबिटिक्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। इसमें ये एक डायग्राम सिर्फ मैंने आपको पढ़ाना था। ठीक है, कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। जो बिगोनाइड्स हैं और थायोजोलिडीन डायोन्स हैं, ये आपके साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करेंगे इन द एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में। ठीक है, जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, और ये इसके साथ ये ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है इन द लिवर वो आपके साथ डिक्रीज़ करेंगे। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी एडिपोज और स्केलेटल में ज़्यादा करते हैं, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को लिवर में डिक्रीज़ करेगा। बिगोनाइड्स या थायोजोलिडीन डायोन्स। SGLT2 इनहिबिटर्स जो है वो आपके साथ किडनी पे काम करते हैं, वहाँ पे ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन कम करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर इंटेस्टाइन पे काम करते हैं और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं होता ग्लूकोज यहाँ पे, किडनी में ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब नहीं होता, और ग्लूकोसाइडेज में एब्जॉर्प्शन इस ग्लूकोज की नहीं होती। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मसला है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब नहीं होता, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जो आपके साथ GLP-1 एनालॉग्स है, DDP-4 इनहिबिटर्स हैं, तो वो आपके साथ क्या करते हैं, पैंक्रियास पे लगते हैं और आपके साथ स्टमक पे लगते हैं। पैंक्रियास में ग्लूकागॉन के रिलीज़ को कम करेंगे और स्टमक में आपके साथ गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो GLP-1 DDP-4 का ये काम है। और आपके साथ रह गए सल्फोनाइल यूरिया, मैग्लेटिनाइड्स, GLP-1 DDP-4 इनहिबिटर्स। तो DDP-4 आपके साथ यहाँ पे भी काम करता है और ये आपके साथ पैंक्रियास में इंसुलिन सिक्रीशन भी कॉज करवाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि DDP-4 आपके साथ ग्लूकागॉन रिलीज़ कम करता है, इंसुलिन सिक्रीशन को ज़्यादा करता है, और ये बाकी सल्फोनाइल यूरियाज वगैरह आपके साथ GLP-1 मैग्लेटाइड्स जो है आपके साथ इंसुलिन सिक्रीशन को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये सम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। ठीक है, अच्छा, फिर है A 23-year-old woman with myxedema presents with numbness and tingling sensation in her hand, thenar wasting and loss of sensation in the lateral 3.5 finger। तो lateral 3.5 finger इन्वॉल्व है, मीडियन नर्व है, कार्पल टनल सिंड्रोम की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिडीमा किसे कहते हैं ये थोड़ा जान लें। ठीक है, जिसमें आपके साथ सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। ठीक है, अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम मिला तो उसकी एसोसिएशन होती है विद कंडीशंस लाइक मैक्सिडीमा, सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो कार्पल टनल आपको उसमें भी मिलेगा। मैक्सिडीमा में causes mucinous deposits in the tissue compressing the median nerve in the carpal tunnel। ठीक है, तो ये इस तरह कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज करवाता है कि ये म्यूसिनस डिपॉजिट्स करवाएगा टिश्यूज़ में और वो आपके साथ मीडियन नर्व को कंप्रेस कर देते हैं। इंजरी टू द टेलस बोन कॉजेज डैमेज टू विच आर्च। तो टेलस आपके साथ कौन से आर्च को डैमेज करता है, दैट टेलस जो है आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को डैमेज करता है। टेलस किस चीज़ का बोन है, ये आपके साथ ये आपके साथ पाँव में होता है ना, ये फुट में, टेलस कैल्केनियम क्यूबॉइड। ठीक है, और आपके साथ जो है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाता है। ठीक है, ये टेलस। तो ये आपसे कह रहे हैं कि बोन कॉजेज डैमेज टू विच आर्च, तो ये मीडियली होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। जो आपके साथ क्यूबॉइड बोन है दैट इज़ लेटरली। ठीक है,
डॉर्सम ऑफ द फुट को अगर आप देखेंगे तो आपको मीडियली टेलस नज़र आता है, पीछे की तरफ आपको कैल्केनियम नज़र आता है, लेटरली आपको जो है यू विल सी द क्यूबॉइड बोन, ठीक है। अच्छा, तो medial longitudinal arch बनाएगा, it sits at the very apex of this arch. Injury to a talus, especially fracture or displacement, directly compromise the integrity and support mechanism of the medial arch. अच्छा, loss of hip flexion, adduction and internal rotation. hip flexion नहीं कर सकता, adduction नहीं करवा सकता और internally rotate नहीं कर सकता। तो this is which muscle is responsible? That is your ऑप्शन नंबर डी, पेक्टिनियस, ठीक है। पेक्टिनियस मसल फ्लेक्सर है, एडक्टर है और इंटरनल रोटेटर है। जो अदर मसल्स दिए हैं ये आपके साथ सारे के सारे, रेक्टस फीमोरस आपकी नी को एक्सटेंड करवाएगा और हिप को फ्लेक्स करवाएगा, ठीक है। हिप को फ्लेक्स करवा देता है और नी को एक्सटेंड करवाता है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेक्टस फीमोरस। सार्टोरियस हिप को भी फ्लेक्शन करवाएगा और नी की भी वो आपके साथ फ्लेक्शन करवाता है, एबडक्शन करवा देता है, हिप फ्लेक्शन करवाता है और एक्सटर्नल रोटेशन करता है। ग्लूटस मैक्सिमस हिप को एक्सटेंड करवाता है और एक्सटर्नली रोटेट करता है। और रह गया पेक्टिनियस, तो पेक्टिनियस इज़ flexor, adductor and internal rotator. Patient presents with 3-week post-appendectomy with swelling. Biopsy shows macrophage, lymphocytes and histocytes. इसका cause क्या है? तो 3 weeks post-appendectomy he is having swelling. Biopsy में macrophage, lymphocytes और histocytes है। तो what is the diagnosis? That is your abscess. मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, हिस्टोसाइट्स आपको जो है, हिस्टोसाइट भी इज़ अ टाइप ऑफ मैक्रोफेज, तो ये आपको मिलते हैं इन एब्सेस इन पोस्ट सर्जिकल सेटिंग। यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो तो ऑर्गेनाइजिंग एब्सेस ऑफन शोज दिस पैटर्न इन द बॉडी ट्राइज टू कंटेन द इन्फेक्शन। अल्टरनेटिवली दिस इज़ अ सेलुलर पैटर्न seen in the foreign body reaction to non-absorbable suture material, which often presents as persistent swelling, and abscess is the most common serious complication that would be biopsied. अच्छा, due to chronic airway inflammation, mucus plugging and recurrent infections, a patient with cystic fibrosis is highly prone to develop which irreversible condition characterized by permanent abnormal dilation of the bronchi. तो इसमें आपके साथ आता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस प्लगिंग है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, ठीक है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिनेरियो भी दिया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकिएक्टिसिस के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, 55-year-old diabetic with hypertensive have microalbuminuria on urine analysis. Which drug is preferred to protect the renal function? तो renal function को हम किस ड्रग से प्रोटेक्ट रखते हैं? दैट इज़ योर, ये इन्होंने क्या लिखा है, एप्टोप्रिल, ये कैप्टोप्रिल होगा, ठीक है। कैप्टोप्रिल एज एन ACE इनहिबिटर है और इन अ पेशेंट विद डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आप देते हो, ठीक है। अच्छा, चलो शुक्र है, ये MCQs तो थोड़े से क्लियर हुए। ACE inhibitors are preferred first line drugs. They are renoprotective because they reduce afferent arteriolar resistance in the glomerulus, which lowers intraglomerular pressure and reduces protein leakage. 7-year-old boy को क्लिनिक में लाया गया with yellow discoloration of teeth, तो टीथ्रासाइक्लिन या डिऑक्सीसाइक्लिन होगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन का ग्रुप होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जेंटामाइसिन क्या है? ये आपके साथ बाइंड्स टू द 30S कॉजिंग मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर RNA। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आपके साथ 30S पे बाइंड होते हैं। जेंटामाइसिन इज अमाइनोग्लाइकोसाइड, इट वर्क्स बाय irreversibly binding to 30S ribosomal subunit, ठीक है, और with initiation complex and cause misreading of the messenger RNA code leading to the production of abnormal non-functional protein, ultimately killing the bacterial cells.
इट इज़ बैक्टीरियसिडल। तो जेंटामाइसिन इज़ एन अमाइनोग्लाइकोसाइड जो 30 राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करता है, जो आपके साथ बैक्टीरियल किलिंग करती है। 30-year-old marathon runner undergoes echo and is found to have cardiac hypertrophy. At rest, his cardiac output is similar to non-athlete, but the heart rate is lower than average because मैराथन रनर है, तो उसमें आपके साथ हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। एंडोरेंस ट्रेनिंग जो है उसमें फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और उसके वॉल की थिकनेस भी आपके साथ इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जब एक एथलीट होता है, उसने सारी उम्र ट्रेनिंग की होती है, तो उसमें फिजियोलॉजिकली हाइपरट्रॉफी हुई होती है, तो उसमें आपको इंक्रीज़ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और वॉल की थिकनेस मिलेगी, तो इसमें आपको स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, द हार्ट पम्प्स मच मोर ब्लड पर बीट, और हार्ट रेट आपके साथ कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज़ इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपके साथ ज़्यादा हो गया तो अलाउज द हार्ट टू मेंटेन द नॉर्मल रेस्टिंग cardiac output with fewer beats. This is called resting bradycardia. Which parameter is typically decreased in obstructive lung disease? तो obstructive में FEV1 by FVC आपके साथ डिक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ FEV1 दिया है, तो ये नहीं है। दिस बिकम्स योर TL। अच्छा, ये FEV1 है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में आप याद रखो, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आपके साथ कैरेक्टराइज बाय एयर फ्लो लिमिटेशन, और इसमें आपको FEV1 ओवर FVC रेशो आपको कम मिलेगी। ठीक है, अच्छा, फिर है फ्लुएंट एफेजिया, आपको किस में मिलती है? वर्निकीज एफेजिया में मिलती है। ठीक है, नॉन फ्लुएंट आपको ब्रोकाज में मिलेगी। अच्छा, अपेंडेक्टमी में विच नर्व इज़ इंजर्ड? दैट इज़ इलियो-इंग्वाइनल नर्व। ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट्स और लेंस इंसिजन हम देते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ ख़तरा होता है इलियो-इंग्वाइनल नर्व या इलियो-हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के डैमेज होने का। पेप्टिक अल्सर पेन इज़ रेफर्ड बाय विच नर्व? पेप्टिक अल्सर का पेन आपके साथ ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व के थ्रू ट्रेवल होता है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस पेन शिफ्ट फ्रॉम अम्बिलिकल रीजन टू द राइट इलियक फोसा थ्रू, तो ये आपके साथ सिंपैथेटिक T9 और T10 के थ्रू। ठीक है, ये बस रट्टे हैं, आपने इसको याद करना है। ठीक है, सिंपैथेटिक बाय T9 एंड T10। सोमैटिक पेन जो है, as there is inflammation spread and irritates the adjacent parietal peritoneum in the right iliac fossa, the pain becomes sharp, localized and lateralized to the right iliac fossa. This is transmitted by the somatic nerve supplying the abdominal wall. This shift is from sympathetic to somatic nerve transmission. चलिए ये आप फ़िलहाल इग्नोर कर दें। A patient with long-standing cirrhosis develops portal hypertension and presents with caput medusa. Which vein becomes recanalized and connect the portal venous system to inferior vena cava via the systemic circulation? That is your paraumbilical vein. Second part of the duodenum is partially retroperitoneal. Which structure typically lies anterior to the second part of the duodenum? तो anteriorly to the second part of duodenum transverse colon पड़ा होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन और इसकी मेजेंट्री जो है ये क्रॉस करते हैं हॉरिजॉन्टली and lie anteriorly to the second part of the duodenum. ठीक है, फिर इसके बाद है a child presents with symptoms of night blindness but shows no bitot spots. This is earliest and most specific sign of which vitamin deficiency? bitot spots आ गए तो vitamin A deficiency हो गया, और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर्स में ये सारे MCQs ऑलमोस्ट। 50-year-old man on a prolonged course of broad-spectrum antibiotics presents with symptoms of gum bleeding and epistaxis. Bleeding tendency is most likely due to the effect of the antibiotic suppressing the gut flora and causing a deficiency of, so it is causing a deficiency of vitamin K. ठीक है, bleeding tendency है वो
उसने एंटीबायोटिक यूज़ किए, गम ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस वगैरह है, ठीक है। तो विटामिन के की डिफिशिएंसी है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स सिंथेसाइज बाय द गट बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। विटामिन के फैक्टर्स इम्पेयर होते हैं 2, 7, 9, 10 जो विटामिन के फैक्टर्स हैं, और आपके साथ ब्लीडिंग डायबिटीज कॉज करवाते हैं। फिर है न्यू बॉर्न प्रेजेंट्स विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ with umbilical and IV site ecchymosis and evidence of internal bleeding. The mother received no prenatal care. What is the most likely diagnosis? Newborn है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ है, IV साइट पे ecchymosis और internal bleeding है, तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न ही था, और कोई ऑप्शन इसके लिए प्रॉपर था भी नहीं। न्यूबॉर्न्स हैव लो विटामिन के स्टोर्स, स्टेराइल गट, if they do not receive prophylactic vitamin K at birth, they are at risk of hemorrhage. Hemorrhagic disease of the newborn characterized by early bleeding, ecchymosis due to reduced level of vitamin K dependent clotting factor. Patient who has undergone total gastrectomy should be given lifelong supplementation of which essential nutrient, तो उनको आपने देना है, undergone gastrectomy should be given lifelong supplementation of vitamin B12, ठीक है। intrinsic factor उसमें लॉस हुआ है, which is essential for absorption of B12 in the terminal ileum, तो total gastrectomy जो है रिमूव द सोर्स ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर, तो उसमें आपने विटामिन B12 देना है, ठीक है। 60-year-old मेल प्रेजेंट्स विद वेट लॉस, लो बैक पेन एंड एलिवेटेड PSA. DRE एग्जाम रिवील्स हार्ड इरेगुलर नोड्यूल. विच एनाटॉमिकल लोब ऑफ प्रोस्टेट इज़ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। तो प्रोस्टेट की बात आ जाए तो उसमें आपने पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर जोन की, पेरिफेरल जोन की बात करनी है, ठीक है। पेरिफेरल जोन है, पोस्टीरियर लोब है। प्रोस्टेट में आप PPP याद रखो, PPP पाकिस्तान पीपल पार्टी, P फॉर प्रोस्टेट, P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर पेरिफेरल जोन। BPH में आपने ट्रांजिशनल जोन लिखना है और मीडियन लोब लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आप याद रखो। विच मेजर सिलिवरी ग्लैंड कंटेन्स बोथ सीरस एसिनी एंड म्यूसिनस एसिनी। सीरस और म्यूसिनस एसिनी जो है दैट इज़ बाय द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड एनाटॉमिकली हिस्टोलॉजिकली इज़ अ मिक्स्ड serommucinous gland with the majority of cell being serous. The parotid gland is purely serous and sublingual is predominantly mucus, ठीक है। तो इसमें मैंने एक निमोनिक बनाया था पड़ोसी, पड़ोसी को हम PAROSE, तो पैरोटिड ग्लैंड की बात आ जाए तो उसमें आपने सीरस लिखना है, ठीक है। सबलिंगुअल में आपने म्यूसिनस लिखना है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखिए। न्यू बॉर्न प्रेजेंट्स विद साइंस ऑफ एनीमिया, द मदर रिपोर्ट्स अ हिस्ट्री ऑफ पुअर डाइट विद नो वेजिटेबल इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच विटामिन डिफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ चाइल्ड्स एनीमिया। साइंस ऑफ एनीमिया है, पुअर डाइट है, नो वेजिटेबल इनटेक है, तो वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खा रहा, फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी हुई है। प्राइमरी लिम्फेटिक ड्रेनेज रूट for the skin and superficial structure of the labia majora is to which group of lymph node? तो primary lymphatic drainage route for the skin and superficial structure of the labia majora आपके साथ क्या है? That is your superficial inguinal lymph nodes. 42-year-old woman is diagnosed with cervical carcinoma. Which group of lymph node is typically the first echelon site for metastasis, ठीक है। अच्छा, 42 ईयर वुमेन है, उसको सर्वाइकल कार्सिनोमा है, तो कौन से ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इसमें आपके साथ फर्स्ट साइट है फॉर मेटास्टेसिस? तो सर्वाइकल कार्सिनोमा में आपके साथ यही ऑप्शन ए लग रहा है, ठीक है। इंटरनल इलियक नोड्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द सर्विक्स जो है
is mainly to the obturator, internal iliac and external iliac. ठीक है. Breast cancer commonly metastasize to the vertebral column, which pathway is thought to provide a direct route for tumor cells to travel from breast to vertebra. तो ये आपके साथ है vertebral venous plexus. ठीक है. 35-year-old woman presents with severe pain, rapid swelling and foul smelling discharge from her thigh following RTA. Palpation reveals crepitus in soft tissue. What is the most common causative agent? तो crepitus आपको जब भी आया, ठीक है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज की बात आई, वो है ही क्रेपिटस. ये आपको मिलता है क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजिस में, जिसमें गैस गैंग्रीन भी होता है और उसमें हम पेनिसिलिन देते हैं. ठीक है. तो क्लोस्ट्रीडियम में गैस गैंग्रीन होता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, that is potent gas forming leading to muscle necrosis shock, और उसमें आपको गैस और क्रेपिटस इन द सॉफ्ट टिश्यू मिलता है. फिर है 23-year-old man presents with acute watery diarrhea and vomiting for 10 hours and is moderately dehydrated. Upon examination, what is the most appropriate initial intravenous fluid to administer for rapid volume resuscitation? तो 23-year-old में मेल है, उसको वाटरी डायरिया है, डिहाइड्रेटेड भी है. तो आपने इनिशियल आईवी फ्लूइड्स क्या चीज़ उसमें देनी है? आपने उसको देना है रिंगर लैक्टेट. ठीक है. अगर आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सोल्यूशन दोगे, ठीक है, तो इट रिसेंबल्स द प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इट इज़ द प्रेफर्ड चॉइस फॉर लार्ज वॉल्यूम रिससिटेशन एंड एक्यूट डिहाइड्रेशन, because it also provides a buffer lactate that is metabolized to bicarbonate, helping to correct the mild metabolic acidosis often associated with dehydration. Patient presented with severe DKA is at significantly increased risk for specific aggressive fungal infection. तो पेशेंट को जो है severe DKA है, उसको significant increased risk for which specific fungal infection? तो DKA में आपके साथ होता है म्यूकोरमाइकोसिस. ठीक है. DKA में सस्पिशन है म्यूकोरमाइकोसिस की, often caused by rhizopus or mucor species, is highly associated with DKA. The combination of acidosis and high glucose level impairs the phagocyte function and promotes the growth of these fungi, which rapidly invade blood vessels, causing rhinocerebral or pulmonary infections. Where a patient receiving treatment for pulmonary TB presents with sudden onset of severe swelling and redness of the big toe. Which of the following anti-tubercular drug is responsible for precipitating this attack? तो पेशेंट को ही इज़ रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी TB और उसको जो है सडन ऑनसेट ऑफ सिवियर स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ द बिग टो भी है. ठीक है. तो कौन सा एंटी-TB ड्रग रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ पायराजिनामाइड. इतना तो अभी तक आपको याद होना चाहिए. ठीक है. प्रोपाइलथायोरेसिल इज़ कंसिडर्ड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक स्टेट? प्रोपाइलथायोरेसिल हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में. कार्बामीज़ोल या मीथामेज़ोल हम यूज़ करते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में. ठीक है. अ पेशेंट विद एक्यूट चेस्ट पेन इज़ गिवन सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन which quickly relieves the pain. What is the primary mechanism by which nitroglycerin achieve this therapeutic effect in angina? तो नाइट्रोग्लाइसरीन आपके साथ क्या करता है? यह आपके साथ करता है वेजोडाइलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस वेसल्स. जो कैपेसिटेंस वेसल्स हैं उनकी वेजोडाइलेशन करवाएगा. ये वेजोडाइलेटर है, वीनोडाइलेटर है और कैपेसिटेंस वेसल की वेजोडाइलेशन करवाएगा. वीनस पूलिंग को इंक्रीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से इट विल रिड्यूस द वीनस रिटर्न टू द हार्ट बाय रिड्यूसिंग द वर्कलोड एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट. एंजाइना पेन इज़ रिलीव. 28-year-old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी TB. विच टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन इज टिपिकली? TB में तो डायरेक्टली डिस्ट्रॉफिक होती है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग इन रेजोल्यूशन. तो TB में आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन मिलती है. ठीक है. मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन आपके साथ इन नॉर्मल टिश्यू ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया. व्हाट इज़ द अंडरलाइंग वेस्कुलर कॉज ऑफ सडन सेवियर पेन एंड सब्सीक्वेंट हेमोरेज? टेस्टिकुलर इन्फार्क्शन सीन इन कंडीशन नोन एज टेस्टिकुलर टॉर्जन. तो टेस्टिकुलर टॉर्जन में आपको क्या चीज़ मिलता है?
इसमें आपको वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आएगी। टेस्टिकुलर टॉर्शन में रोटेशन होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, तो उसकी वजह से इनिशियली इट कंप्रेसेस द थिन वॉल्ड वेन्स, फर्स्ट प्रिवेंटिंग वीनस आउटफ्लो, पहले वीनस आउटफ्लो को प्रिवेंट करता है, आर्टीरियल फ्लो कंटिन्यू करता है ब्रीफली, और इट लीड्स टू द engorgement and passive congestion and hemorrhage which precedes the complete arterial shutdown and irreversibly infarction of the testicle. फिर है 30-year-old male after RTA is presented to emergency. He has a complete loss of motor power in both lower limbs, BP 90/60, heart rate is 50. तो type of shock क्या है? इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर पावर इन बोथ द लोअर लिम्स, ठीक है, और बीपी भी उसका कम है, तो टाइप ऑफ शॉक इज़ योर न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में हाइपोटेंशन हो, आपको मिलेगी ब्रेडिकार्डिया, वार्म ड्राई स्किन फोल्डिंग, ठीक है, एंड आरटीए एंड एसोसिएशन विद लॉस ऑफ मोटर पावर, ठीक है। तो ये आपको न्यूरोजेनिक शॉक में ये चीज़ें मिलेंगी। फिर इसके बाद है अ चाइल्ड हैज़ टेस्टिकुलर स्वेलिंग, लैब शोज हाई AFP, विच ट्यूमर इज़ मोस्ट लाइकली, तो हाई AFP है इसके लिए यॉर्क सैक ट्यूमर, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्राइन्यूक्लियोटाइड, तो ये आपको फ्रेजाइल एक्स में मिलते हैं। T and B cells आर मेच्योर इन बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये मैंने आपको कहा था HLA-DR4, देयर आर 4 वॉल्स इन अ room for rheumatoid arthritis. Which of the following is the most abundant in plasma and cross the placenta, तो abundant होता है प्लाज्मा में, crosses the placenta is IgG. Type of hypersensitivity in asthma is type 1 hypersensitivity, ठीक है। Component of atherosclerosis में आपको न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा सेल्स, सब, हाँ, ये आपको इसमें लिपिड्स, इन्फ्लेमेटरी स्मेल, स्मूथ मसल सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी ये नज़र आएगा, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन वेरियस इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मैक्रोफेज फॉर्म सेल्स, टी सेल्स proliferate or migrated from smooth muscle cells and deposition of extracellular matrix. LCX block which area affected, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपके साथ अफेक्टेड होंगे। मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर, प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर आपके साथ मैक्सोमा, एट्रियल मैक्सोमा जिसे कहते हैं। इन अपेंडिस द अपेंडिसाइटिस, द फ्लूइड सराउंडिंग द अपेंडिक्स इज टिपिकली, अपेंडिसाइटिस का जो फ्लूइड होता है दैट इज़ योर एक्सुडेट, इन्फ्लेमेशन वाला फ्लूइड इज़ एक्सुडेटिव फ्लूइड, ठीक है। A newborn girl presents with ambiguous genitalia, hyperpigmentation, elevated 17-hydroxyprogesterone, तो उसको ambiguous genitalia है, hyperpigmentation है और elevated 17-hydroxyprogesterone है। This is a case of congenital adrenal hyperplasia, तो ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। 17-हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन अगर एलिवेटेड होगा तो ये आपको CAH के बारे में कहेगा। इसमें 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी भी आपके साथ होती है, मोस्ट कॉमनली 21 हाइड्रोक्सिलेज की होती है, और दिस डिफिशिएंसी कॉजेज शंटिंग ऑफ स्टीरॉयड precursor toward androgen synthesis leading to viralization ambiguous genitalia in females and increased ACTH which cause hyperpigmentation, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये भी आपके साथ फर्स्ट एड में इन्होंने बहुत अच्छी दी है, तो ये मैं इसमें देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। 21 अच्छा, तो ये अभी आपके साथ आ गया, ठीक है। मुझे बस एक सेकंड दे, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सही है। तो इसलिए मैं आपके साथ इसमें एक डायग्राम है, आई वांट टू डिस्कस ओनली दैट, जेनेटिक्स में है, यहाँ बिल्कुल यही वाला डायग्राम है, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपके साथ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपके साथ बनाता है अल्डोस्टेरोन, ये आपके साथ बनाता है कोर्टिसोल,
और ये आपके साथ बनाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो it will make aldosterone by 17 alpha hydroxylase. It will make the cortisol by 17 alpha hydroxylase. एंड अच्छा, ये स्टेप जो है इसमें आप याद रखें कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज में मिनरलोकॉर्टिकॉइड बीपी विल इंक्रीज़, बाकी सारी चीज़ें आपके साथ डिक्रीज़ होंगी, पोटाशियम, कोर्टिसोल, सेक्स हार्मोन्स वगैरह। 21 हाइड्रोक्सिलेज में मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बीपी, कोर्टिसोल, ये चीज़ें आपके साथ कम होंगी, और पोटाशियम और सेक्स हार्मोन्स लैब्स में रेनिन एक्टिविटी, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ इसमें रेज्ड होगी। 17 हाइड्रोक्सिलेज में XY एटिपिकल जेनिटेलिया, अनडिसेंडेड टेस्टिस, और XX लैक्स सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट। जो 21 हाइड्रोक्सिलेज है, यू विल गेट मोस्ट कॉमन इट प्रेजेंट्स इन इन्फेंसी और चाइल्डहुड, ठीक है। जो 21 हाइड्रोक्सिलेज है, इट प्रेजेंट्स इन इन्फेंसी और चाइल्डहुड, एंड देयर इज़ अ XX विरलाइजेशन। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो है उसमें आपके साथ बीपी और सेक्स हार्मोन ज़्यादा होंगे, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कम होंगी। तो ये आपके साथ इन्फेंसी में प्रेजेंट करता है विद सिवियर हाइपरटेंशन, और चाइल्डहुड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, और इसमें आपको XX फर्टिलाइजेशन भी मिलती है, ठीक है। तो मेन थिंग इस कोलेस्ट्रॉल आपके साथ कन्वर्ट होता है 17 हाइड्रोक्सिलेज के थ्रू प्रेग्निनोलोन में, ठीक है। फिर ये आपके साथ ये डबल स्टेप है, फिर ये प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है, प्रोजेस्ट्रॉन से 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज, और ये 11 हाइड्रोक्सिलेज आपके साथ इधर होता है, ठीक है। तो 17 आपके साथ इधर हुआ, ठीक है। 17 इस स्टेप में रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 21 है, ठीक है। 21 यहाँ पे भी यूज़ होता है, कोर्टिसोल वाले स्टेप में भी यूज़ होता है। 11 भी आपके साथ अल्डोस्टेरोन पाथवे में और कोर्टिसोल पाथवे दोनों में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आई वांटेड टू गिव यू, सही है। अभी इसको आप पॉज करके अपने आप को भी समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेलेवेंट जगह पे हम चले गए। फिर है 29 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद एपिसोडिक हेडेक, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड हाई ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस। 29 ईयर ओल्ड, उसको है एपिसोडिक हेडेक और पैल्पिटेशन, तो ये आपके साथ फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया। एपिसोडिक हेडेक की बात आ गई, उसके बाद हाइपरटेंशन भी है, तो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें आपको स्वेटिंग, टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन और पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन मिलती है। आर्टरी इन्वॉल्व इन एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, तो इसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, ठीक है। फिर 23 ईयर ओल्ड पेशेंट हैज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, विच क्रोमोसोम इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो ऑटोसोमल एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में आपके साथ क्रोमोसोम 16 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये आप याद रखो कि एडल्ट वाला जो है क्रोमोसोम 16 पे होता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज टिपिकली मेजर्ड यूजिंग क्लियरेंस ऑफ, तो क्लियरेंस ऑफ पैराअमीनो हेपुरेट PAH। सडन रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ विच न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो सडन रिमूवल ऑफ हैंड आप करते हो फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। फॉरेन बॉडी व्हेन एस्पायरेटेड इन सुपाइन पोजीशन मोस्ट कॉमनली ट्रेवल टू विच लंग, तो ये ट्रेवल करती है एपिकल सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब। सारे रिपीटेड MCQ है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग फ्रॉम पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर, तो पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर में गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रोसेस यूज टू किल स्पोर्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टरलाइजेशन, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम ऑटोक्लेविंग यूज़ करते हैं। एसिनोफिलिया इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ, तो एसिनोफिलिया होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ
राइबोसोम्स, ठीक है, ये याद रखो, राइबोसोम्स की वजह से इसिनोफिलिया होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच ग्रुप न्यूक्लियाई कंट्रोल रेस्पायरेशन, तो डाइव का निमोनिक था डी फॉर डॉर्सल इन इंस्पायरेशन, वेंट्रल फॉर एक्सरसाइज, वेंट्रल इज़ फॉर एक्सरसाइज, और वेंट्रल में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों आते हैं। राइट साइड बॉडी वीकनेस एंड लेफ्ट साइडेड वीकनेस, तो लीजन कहाँ होगा, राइट साइड में बॉडी की वीकनेस है और लेफ्ट साइड पे फेशियल वीकनेस है, सो पॉन्स इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपके साथ जो है पॉन्स का लीजन डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जेलवेगर में आपके साथ कौन सा ऑर्गेनली इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ योर पेरोक्सीसोम, ठीक है। डैमेज टू एडक्टर कैनाल विच विल नॉट बी अफेक्टेड, तो एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स पूछ रहे हैं। आर्टरी और वेन पास होता है, फीमोरल नर्व पास होती है, वास्टस मीडियालिस पास होता है, तो फीमोरल नर्व इन्होंने लिखा है। अच्छा, सेफिनस नर्व भी पास होती है, ठीक है, सेफिनस वेन पास नहीं होता, और आपके साथ आर्टरी और फीमोरल वेन पास होते हैं लेकिन फीमोरल नर्व भी पास नहीं होता। एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स में क्या है, फीमोरल आर्टरी वेन, सेफिनस नर्व है, नर्व टू वास्टस मीडियालिस है। The main trunk of the femoral nerve splits into the terminal branches in the femoral triangle, proximal above the adductor canal, so typically not contained within or damaged by a lesion confined to the canal. फिर इसके बाद है platelet change shape when activated from, तो जब प्लेटलेट कब अपना शेप चेंज करेंगे, जब उनको आप एक्टिवेट करोगे, फ्रॉम डिस्क शेप टू स्पेरिकल शेप विद pseudopods, तो platelet will change shape when activated from disc shape to spherical with pseudopods. Female with insomnia already take a drug for sleeping. The drug is changed to new one which affects the part of the brain necessary for awakening activating system, तो awakening activating system के लिए use the Cevorexant, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, Cevorexant डुअल और एक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ब्लॉक करता है बाइंडिंग ऑफ ऑरेक्सिन न्यूरोपेप्टाइड को, जो कि आपके साथ की न्यूरोट्रांसमीटर है इन द ब्रेन वेक प्रोमोटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो अगर ये इसको ब्लॉक कर देता है, इट डायरेक्टली प्रोमोट्स द स्लीप, फिटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्टिव सिस्टम नेसेसरी फॉर अवेकिंग, ठीक है। ज़ोलपीडेम, मेडाजोलम वगैरह इसमें काम नहीं करते। अ पेशेंट विद डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डायरिया पेलेग्रा हुई है, ये आपके साथ नियासिन की डिफिशिएंसी में होती है। नर्व डैमेज इन सब मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी आप करते हो तो उसमें कौन सा नर्व डैमेज होगा, फेशियल नर्व डैमेज होगा ना, कि ग्लॉसोफेरिंजियल होगा, ठीक है। ये आपके साथ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द लिंगुअल नर्व, फेशियल और ग्लॉसोफेरिंजियल दोनों नहीं है, तो इसी से आपको याद होगा कि ये दोनों नहीं थे, इट वाज लिंगुअल नर्व। इन सब मैंडिबुलर ग्लैंड में क्या था, it was lingual nerve. The lingual nerve is close anatomical proximity to the submandibular gland. Its duct as it loops inferiorly and anteriorly, making it highly vulnerable to injury during surgical procedure on the gland. The facial nerve is also at risk, but usually superior to the gland. The lingual nerve is most often cited at the nerve as the nerve to be particularly careful with during this specific surgery. फिर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अनेबल टू ग्रो, व्हाट शुड बी नेक्स्ट डन, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड दे कैन नॉट ग्रो, तो उसमें आप क्या करोगे, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल ऑन ग्राम स्टेन रीएजेंट एंड कल्चर कंडीशंस, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव है और ग्रो नहीं कर सकता, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन लैब क्या होगा कि चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द टूल्स एंड कंडीशंस। क्वालिटी कंट्रोल अगर होगी तो इट इंश्योर्स दैट द स्टेन रीएजेंट कल्चर मीडियम एंड इंक्यूबेशन कंडीशंस आर वैलिड बिफोर एज्यूमिंग एन अनयूजुअल क्लिनिकल फाइंडिंग, ठीक है। तो फॉर पेपर नंबर 3 दिस वाज इनफ। अगर आपको ये वीडियोस हेल्प दे रहे हैं
So kindly do subscribe and give me your precious comments in the comment box. So thanks for watching, and inshallah see you in the next video. Please do subscribe.